अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और रात की शानदार क्लास के साथ तन मन के साथ आप लोग जुड़ जोगे। चलिए दोस्तों, एमआर का एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। अब बारी है आप लोगों की भी। अगर कोई बंदा आप में से एमआर का अगर टेस्ट देने के लिए तैयार है तो बिल्कुल वो भी इस टेस्ट को लगाएं, इस क्लास को छोड़े ना, क्योंकि जो सिलेबस में टॉपिक है वो तो आपको करने ही कर रहे हैं। इसलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अग्निवीर का अब अगला पिटारा खुलने वाला है। आर्मी के, जीडी के अलावा और जितनी ट्रेड है सबका पिटारा खुलेगा। नेवी एमआर का तो रास्ता क्लियर हो गया है कि 13 तारीख को एसएसआर, 14-15 को एमआर का टेस्ट होने वाला है। इसलिए आप लोग अब इस अंतिम क्षणों के अंदर आने वाले प्रैक्टिस क्लासेस जितनी है इनको नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम आज 50 सवालों के साथ। आज मैंने थोड़े से आसान सवाल लिए हैं, है ना। लेकिन अगला टेस्ट जो बनेगा ना वो थोड़ा सा धाकड़ बनेगा। एक टेस्ट आसान, एक टेस्ट थोड़ा धाकड़ बनाएंगे हम। चलिए, आज की क्लास में आएगा आप सबको मजा, क्योंकि उत्तर देने वाले हो हर सवाल का आप बढ़िया से। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? सवाल बड़ा आसान था लेकिन ऑप्शन चकरा गए। सबसे ज्यादा प्रोटीन, पहला ऑप्शन है मसूर की दाल, चने की दाल, चावल और अनाज। भाई साहब, ऑप्शन भी ऐसे लिए हैं क्योंकि टीसीएस कुछ भी आपको दे सकता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से हर क्वेश्चन को बढ़िया से लगा के जाना है। जो टिकेगा वर्दी को वही हासिल करेगा। ये लाइन आज से नहीं, कई पिछले भर्तियों में भी हम बोलते हुए आ रहे हैं कि जो टिकेगा वर्दी को वही हासिल करेगा, क्योंकि टिकेगा वो देखेगा, देखेगा वो सीखेगा, सीखेगा वो एग्जाम में सवाल को सही करके आएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन सेवालों में होती है, लेकिन दोस्तों सेवाल तो ऑप्शन में है ही नहीं। सेवाल ऑप्शन में नहीं है तो फिर उसके बाद में मशरूम में होता है। मशरूम भी ऑप्शन में नहीं है तो सर फिर सोयाबीन में होगा। सोयाबीन भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर दाल का नंबर आता है। और यहां पर दो टाइप की दाल दे रखी है, जिसमें आपके सही जवाब होगा मसूर की दाल। चने की दाल में इतना नहीं है, मसूर की दाल। चावल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मसूड़ों से खून निकलना किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी, डी। मसूड़ों से खून निकलना, आजकल देखो ये सीधा सवाल नहीं पूछेगा आपसे कि भाई रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है। इस तरीके से आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा। पूछेगा तो फिर इस अंदाज में पूछेगा कि मसूड़ों से खून का निकलना। तो दोस्तों, मसूड़ों से खून निकलता है तो बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। डी से आपको पता है रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर होती है, सूखा रोग है ये। बी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। और विटामिन ए तो आप सबको पता ही है, रतौंधी होता है इसका सही जवाब। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब होगा विटामिन सी। चलिए अगला सवाल। तिल चट्टा का शोषण अंग बताइए। श्वास नली, ट्रेकिया, फेफड़े, यकृत या वृक्क। कुछ सवाल हो सकता है हमने पीछे भी किए होंगे, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन नुकसानदायक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डोज है जो पहले ले रखा था अब और ले लिया तो वो हमारे नुकसान कर जाएगा। ये तो सवाल है दोस्तों, पीछे के अगर कुछ रिपीट भी होते हैं ना तो वो हमारे लिए रिवीजन का काम करेगा, दिक्कत कहाँ है। चलिए बताइए दोस्तों, तिल चटा, इसको आप कॉकरोच भी कहते हो। कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों तिलचट्टा कॉकरोच एक प्रकार का क्या है? कीट है जी। और कीट जितने भी हैं उनका श्वास नली होता है श्वसन अंग। मनुष्य का अगर कहता तो फेफड़े होता,
पक्षी का अगर कहता तो फिर फेफड़े, सरीसृप, सांप वगैरह हैं, इनका ये होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पहला ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा जी। चलिए, टाइफाइड में टेस्ट कौन सा होता है? रैपिड, विडाल, मॉन्टेक्स, टॉर्निक्विट। दोस्तों ऐसे मैं आपको बता दूं, ये चारों ही जो टेस्ट है बड़े अच्छे टेस्ट है, और चारों ही हमारे सिलेबस में है, चारों ही एग्जाम में पूछने लायक टेस्ट है। तो दोस्तों देखो, टॉर्निक्विट टेस्ट जो होता है ये तो डेंगू में होता है। मॉन्टेक्स रिंग टेस्ट ये टीबी में होता है, बलगम कफ की जांच होती है। विडाल दोस्तों बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब होगा टाइफाइड। और रैपिड टेस्ट होता है मलेरिया के अंदर। रैपिड टेस्ट किस में होता है? तो इसका जवाब होगा मलेरिया, एकदम करेक्ट होगा जी। चलिए, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सार्कोलॉजी या पल्मोलॉजी। ये लो 4 ब्रांचें हम तैयार करेंगे दोस्तों यहां से। और बताइए, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मसल्स, ये आपको बताना है। लगभग 2000 के आसपास मेरे साथ बंदे जुड़ रहे हैं। एक बार सेशन को शेयर भी कर दें बिना कहें, क्योंकि आप लोगों का दायित्व होना चाहिए कि हमारा अगर कोई प्रिय मित्र है, रिश्तेदार है जो तैयारी कर रहा है, उसको भी ये लिंक भेजो। क्योंकि क्या पता किसी के वर्दी को हासिल करने में ये क्लास अगर कुछ पार्ट हिस्सा बन भी जाती है तो बढ़िया ना। तो एंडोक्राइनोलॉजी ये तो होता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन होता है। ओस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन है, हड्डियों का अध्ययन है। पल्मोलॉजी ये होता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र होता है। एंजियोलॉजी आता तो फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन। सार्कोलॉजी इसका एकदम करेक्ट होगा। कई बार सार्कोलॉजी की जगह हो सकता है मायोलॉजी भी आ सकता है। क्या आ सकता है? मायोलॉजी भी आ सकता है। ओके, पढ़ो एक बार इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? केमिस्ट्री का आ गया, मिश्र धातु का एक क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा सवाल है। स्टेनलेस स्टील होता है दोस्तों जंगरोधी स्टील, जंगरोधी जंगरोधी स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है जंगरोधी स्टील, जिसके जंग नहीं आता है। इसकी ट्रिक बता रखी है दोस्तों मैंने, कॉलोनी। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि स्टेनलेस स्टील का मतलब जिसके जंग नहीं आता। तो पूरी सोसाइटी कॉलोनी वालों ने मिलकर कहा कि भाई ऐसा गेट लगाएं जिसके जंग नहीं आए और हमें ज्यादा सार संभाल करने की जरूरत ना पड़े। तो उन्होंने कहा भाई स्टेनलेस स्टील का लगा लो, कलर पेंट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो को से कार्बन, को से क्रोमियम, लो से लोहा और नी से निकल, इनसे मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। तो यहां पर दिख रहा है ना सबसे लंबा ऑप्शन यही है। तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इसका, सी। ये जो ए और बी पे जा रहे हैं ना, ये गलत है। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम तो रोल्ड गोल्ड बनता है जी, रोल्ड गोल्ड, जिससे नकली गहने बनते हैं। और ये बनता है फ्यूज तार, लेड प्लस टिन से फ्यूज तार बनता है। पिताजी, पिताजी से पीतल बन गया, ये पीतल का हो गया। तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगने का कारण जड़त्व, प्रतिक्रिया, बल या संवेग। पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगने का रीजन क्या है? बताओ, देखें फटाफट दीजिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? भाई पत्थर को ठोकर मार रहे हैं, पत्थर को ठोकर मारने का मतलब एक प्रकार से टक्कर हो गई। और मैंने आपको कहा था कि सभी टक्करें, जितनी भी टक्कर हैं, चाहे वो आगे पीछे की टक्कर हो, आमने सामने की टक्कर हो, बाएं दाएं से टक्कर हो, सभी टक्कर गति के थर्ड लॉ पर आधारित है। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पत्थर पर ठोकर मारने पर चोट लगने का कारण आपके
प्रतिक्रिया हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, बासमती किसकी किस्म है? बांस की, गेहूं की, चावल की, नाशपाती की? थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए, खाली खाने का ध्यान मत रखो, थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीखो। क्या पता कोई, हम दुकान पे जाते तब तो देखो, जैसे मान लो किसी को अलग कोई टूथपेस्ट लाना है तो वो ब्रांडेड बोलता है, फलानी ब्रांड का देना। आपको यहाँ सवाल में जब किसी ब्रांड का नाम पूछ ले तब ब्रांड गायब कहाँ हो जाता है। तो इसलिए अपन को इस ब्रांड का नाम ध्यान रखना है। बासमती खूब खाते हैं, पूरी दुनिया में खाया जाने वाला अनाज है चावल। बासमती चावल की किस्म है, और चावल पूरी दुनिया में सर्वाधिक खाया जाने वाला पहले नंबर पर अनाज आता है। दुनिया में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, खाया जाने वाला अनाज। इसके अलावा दोस्तों ये भी बता दूं, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता भी चावल को ही पड़ती है। जब चावल बोते हैं ना तो सबसे ज्यादा पानी की जरूरत इसी को पड़ती है। चलिए, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के कोलेस्ट्रॉल से मुक्त खाद्य पदार्थ बताइए। मक्खन, देशी घी, चर्बी या बिनोले का तेल? कोलेस्ट्रॉल से मुक्त खाद्य पदार्थ मतलब जो पदार्थ कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है वो कौन सा है इसमें? बताइए, इन चारों में से कौन सा है जो कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है? और दोस्तों ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है, इसकी मात्रा बढ़ना, ये संकेत देता है हृदय घात का, हार्ट अटैक का सिग्नल होता है एक तरीके से। मान लो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों यहां पर कोलेस्ट्रॉल से मुक्त वही होगा जो असंतृप्त होगा, और वो होगा बिनोले का तेल होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों संतृप्त वसा में आते हैं। इसमें आते हैं संतृप्त वसा में, जबकि ये आता है असंतृप्त वसा में, अनसैचुरेटेड फैट में आएगा। तो असंतृप्त वसा है जो कम नुकसान करती है। आगे आ जाओ। ठोस का ठोस विलयन में उदाहरण कौन सा है? दूध, पीतल, मक्खन, तेल? ये दोस्तों कोलाइडी विलियन का क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा संभल के देखो तो इसका कोलाइडी विलियन का क्वेश्चन है। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आने दो फटाफट। ठोस का ठोस में विलियन कौन सा होगा? बताइए, देखिए ठोस का ठोस में, तो दोस्तों देखो, तेल और दूध तो एक ही है, दूध और तेल तो होता है द्रव में द्रव, ठीक है। पित्तल होगा कॉपर प्लस जिंक से मिलकर, दोनों की दोनों धातु है, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। तो ठोस का ठोस में मिलने से कौन बनेगा? पित्तल बन जाएगा जी। यहां पर पित्तल एकदम राइट आंसर होगा। कोलाइडी विलियन का क्वेश्चन था। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना कैसी रिएक्शन है, ये आपको बताना है जी। शाबाश, वेरी गुड। तो बनाओ, जैसा ये कह रहा है वैसा लिखो। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलना, तो Mg+O2 हो गया जी। और Mg+O2 से बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप खुद देखो कैसी रिएक्शन बनी। ये A है, ये B है, A और B जुड़कर क्या बना रहा है जी? C बना रहा है। तो देखो, दो जुड़कर अगर एक बनाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया, या इसको आप योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हो।
आप इसको योगात्मक रिएक्शन, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम कह सकते हैं इसको। क्लियर? चलो ये लो जी, एक रिएक्शन ही आ गई, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, इससे बना FeSO4Cu। ये कैसी अभिक्रिया है? इस रिएक्शन को देखकर बताओ ये कैसी रिएक्शन है। कहते ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो कर तू, संभल के चल तो सरी, मंजिल को पाना है तो संघर्ष, आने वाली अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति के साथ हमें चलना पड़ेगा। दोस्तों आप खुद देखो यहां हो क्या रहा है, इस रिएक्शन को गौर से देखो। आयरन ने कॉपर को लात मार के बाहर कर दिया, कॉपर बेचारा अलग हो गया और आयरन इसके साथ जुड़ गया। तो इसने क्या किया, इस रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को डिसलोकेट कर दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया। हटा दिया तो ऐसी रिएक्शन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण तत्व है इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? सीसा, जस्ता, तांबा, क्रोमियम। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान से सुना है, पढ़ा है, आप इसका हिंदी अर्थ देखो क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बोलते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन वो मेथड होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो मेथड है जिसमें एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। जैसे Fe पर Zn की क्या चढ़ाई जाती है? परत। तो परत किसकी चढ़ रही है? जिंक की। जब ये धुपेगा तो जिंक का कुछ हिस्सा प्रदूषण के रूप में बाहर जाएगा, तो वो जिंक होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से जिंक बाहर निकलेगा, तो Zn इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तांबा दोस्तों ध्यान रखना, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु का नाम है, इसको हम जस्ता कहते हैं। आ जाओ जी, अगला सवाल। नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिरने में कौन सी गति होती है? यादृच्छ, रेखीय, वृत्तीय, घूर्णन। नारियल के पेड़ से नारियल नीचे आ रहा है, गति कौन सी है, मोशन कौन सा है इसमें? तो नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिरेगा तो ऐसा तो है नहीं भाई, यादृच्छ तो होता है रैंडम मोशन, जिगजैग। क्या नारियल ऐसे झूमता हुआ आएगा? नहीं, तो ये तो नहीं है। क्या नारियल ऐसे गोल घूमते हुए आएगा क्या? ऐसे नहीं, दोनों ही नहीं है। तो फिर बचा कौन सा? रेखीय गति इसका एकदम राइट होगा, सीधी रेखा में ही आएगा, वो सीधा आके गिरेगा। अगर नीचे है तो सर पे गिरेगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? इसमें भी थोड़ा सा बवाल है। लंबाई को एक तो डायरेक्ट बढ़ा रहा है, एक खींचकर बढ़ा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा कह रहा है कि लंबाई को आप n गुना करोगे तो R भी n गुना होगा, जितनी लंबाई करोगे उतना ही रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर यूं आ जाए, खींच कर L को n गुना करें तो फिर R का मान जो आएगा वो n स्क्वायर गुना आएगा। तो यहां पर दोस्तों खींचकर तो कुछ कह नहीं रहा है, लंबाई 5 गुना तो प्रतिरोध भी 5 गुना ही हो जाएगा। हाँ, अगर खींचकर करता तो 5 का स्क्वायर 25 कर देते हम। चलिए, समय की मूल इकाई क्या है? मिनट पर सेकंड, सेकंड घंटा या मिनट? समय, टाइम की मूल यूनिट कौन सी है, मूल इकाई कौन सी है, ये आपको उत्तर देना है जी। दीजिए फटाफट, समय की मूल इकाई क्या है, ये आपको उत्तर देना है जी। गुड गुड, आने दीजिए।
समय की मूल इकाई दोस्तों सेकंड होता है। कोई सोचता है यार मिनट पर सेकंड कर दूं, कोई घंटा, कोई मिनट कर रहा है। ये घंटे मिनट के कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, ध्यान रखना, सिर्फ सेकंड। ए वाला बंदा थोड़ा सा संभले भाई। निम्न में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, भाप या ऑक्सीजन? बताइए इस सवाल का, ये एक नया सवाल है जो आ सकता है। तो यहां पर दोस्तों वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, शुष्क बर्फ कौन सी है? शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ? तो वो होता है ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। तो वाक यंत्र का दूसरा नाम क्या है? कंठ, लसिका ग्रंथि, ग्रसनी या श्वास नली? यह है दोस्तों TCS के द्वारा इस तरीके के सवाल खूब देखने को मिले होंगे कि मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में वाक यंत्र कहते हैं, अब इंग्लिश का नाम होता है इसका लैरिंग्स। तो इंग्लिश में लैरिंग्स बोलते हैं, और लैरिंग्स को हिंदी में मेरे दोस्तों कंठ बोला जाता है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? कंठ इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा जी, कंठ। चलिए, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, टैकोमीटर? इस सवाल में भी गलती की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इस सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ के फिर जवाब देना है जी, कि किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? शाबाश, आने दो, देखिए फटाफट। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब हो जाएगा ओडोमीटर। मुझे पता है बहुत सारे बंदे स्पीडोमीटर पर अपना पूरा दाव पेच खेल चुके हैं, और खेल चुके हैं तो गलत खेले भाई। दूरी मापने में किया जाता है, स्पीडोमीटर होता है जो तात्क्षणिक चाल को बताता है। तात्क्षणिक मतलब जो वर्तमान प्रेजेंट स्पीड होती है, चाल बताने वाला होता है, ठीक है। टेकोमीटर घूर्णन चाल के लिए होता है, जबकि वाहन कितनी दूरी चल चुका है उसको मापने में ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का क्या कहते हैं? तारत्व, आवर्ती, हर्ट्ज या आयाम? प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं उसको क्या कहा जाता है बताइए? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अब ध्यान रखना, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दोलनों की संख्या को आवर्ती के नाम से जाना जाता है। याद रखना, आवर्ती की आप तीन डेफिनेशन बना सकते हो। सर तीन कैसे? तो देखो मैं बताता हूं। सबसे पहला, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, वाइब्रेशन जो होते हैं, प्रति सेकंड तरंगों की संख्या।
तीनों डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी को बताता है, आवृत्ति को बताता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत या लॉ ऑफ ऑक्टेन्स केवल किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सिलेक्शन बेच में आज ही ये चीज पढ़ा दी थी मैंने, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में। बताइए, देखें सवाल कह रहा है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, जिसमें याद करो तत्वों की तुलना संगीत के सुरों से की थी, सारे गामा पाधा निशा। तो पहला और लास्ट वाला समान गुणधर्म है ना, समान दिखाता है, वैसे ही तत्वों में पहला आठवें से समानता दिखाता है गुणधर्म में। तो दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था वो कैल्शियम तक लागू हुआ था। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 20। ये 20 नंबर पे आता है। ओके, मैग्नीशियम 12 पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप जो लगभग 0 केल्विन या -273.15 या 16 होता है, पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? गति करना बंद कर देते हैं, निश्चित स्थितियों में कंपन करते हैं, प्रकाश की चाल से गति करते हैं या विखंडित हो जाते हैं। परम शून्य ताप पर कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ, परम शून्य ताप क्या होता है दोस्तों? ताप का कम से कम संभव मान, इसको हम एमपीटी, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें प्रकाश जो कण होते हैं पदार्थ के, वो गति करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर कह सकते हो जिस पर पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आपको तीन चीजें याद रखना है। एक तो वस्तु को अनंत पे रखेगा, एक सी पर रखेगा और एक एफ पे रखेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इसको उल्टा कर देना है ऐसे। अगर अनंत पे रखोगे तो एफ पर बनेगा, सी पर रखोगे तो सी पर, एफ पे रखोगे तो अनंत पर, ऐसे। सवाल कह रहा था वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा, एफ पर इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि होगी? लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन या सब में बराबर? भाई साहब, जब हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसको ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब अगर लंबाई में चेंज आ रहा है तो उसको रेखीय प्रसार बोला जाएगा, इसको अल्फा से लिखते हैं। क्षेत्रफल में होता है तो उसको क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे हम, इसको हम बीटा से लिखेंगे। और आयतन में होता है तो हम उसको आयतनिक प्रसार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आयतनिक प्रसार, इसको हम गामा बोलते हैं। और इसका रेशियो होता है तीनों का 1:2:3। तो ये अल्फा का है, ये बीटा का है, ये गामा। तो सबसे ज्यादा चेंजेस आयतन में आता है। जब किसी ठोस को हम गर्म करते तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये आयतन में चेंज। नेक्स्ट है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, सहवन के कारण, विकिरण के कारण, अणुओं की गति के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म किस मेथड से होता है? 25 नंबर क्वेश्चन, आधे सवाल आ चुके हैं दोस्तों, आधे अभी बाकी है। टोटल 50 सवालों पर शिकंजा कसना है अपन को। बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? तो देखिए, विद्युत केतली में अगर पानी गर्म हो रहा है
तो पानी क्या है? द्रव है। और द्रव में उष्मा का संचरण आपको पता है संवहन विधि से होता है। हाँ, अगर चालन होता तो ठोस के अंदर होता, और अत्यधिक गर्म वस्तु के अंदर होता तो विकिरण होता। अत्यधिक गर्म वस्तुओं में, अत्यधिक गर्म वस्तु के अंदर उष्मा का संचरण विकिरण या रेडिएशन मेथड से होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, पदार्थ की किस अवस्था में पर्याप्त दाब का प्रयोग करके घनत्व को काफी बढ़ा सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस या किसी भी अवस्था में ऐसा करना संभव नहीं है। बताइए, पदार्थ की किस अवस्था में पर्याप्त दाब का मतलब हम प्रेशर देकर उसकी डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं? तो भाई देखो, कंप्रेस्ड करना सबसे आसान गैसीय अवस्था में है। क्यों? क्योंकि गैसों के अंदर दोस्तों आपको पता है संपीड्यता का गुण पाया जाता है। संपीड्यता का गुण पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्रेस्ड का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ को गलनांक पर ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तित करने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? ये सवाल बड़ा है, लेकिन दोस्तों मजेदार सवाल भी बन सकता है एग्जाम में। गलनांक पर ठोस से तरल बनाना है, तो ठोस से तरल बनाने का मतलब है उसको पिघालने की बात चल रही है, गलनांक की बात हो रही है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, देखो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तो होगी नहीं, तो वो होगी गलन की गुप्त ऊष्मा या संलयन की गुप्त ऊष्मा, इसको हम बोल सकते है ना। संलयन की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे हम। निम्न में से कौन सा या कौन से विकल्प तालाब की पारिस्थितिकी में अजैव घटक है? शैवाल, जीवाणु, जलमग्न पौधे या जल? भाई तालाब का मतलब है पानी की बात कर रहे हैं, और पानी में अजैविक घटक का जो काम कर रहा है वो कौन है जी? तो दोस्तों देखो, अजैव घटक का मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव होता है। तो पानी में निर्जीव कौन है? बताओ। देखिए, तालाब पारिस्थितिकी का मतलब है जलीय पारितंत्र में निर्जीव कौन है, ये बताओ। ये सवाल आपको इस तरीके से पूछना चाह रहा है, और मैं कह रहा हूं बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, जल है। अरे शैवाल, जीवाणु, पादप, ये तीनों तो सजीव हैं, और सजीव हमेशा जैविक घटक में आता है। इसमें आता है जैविक घटक में आता है, इसलिए यहां पर सही जवाब जल होगा। और जल कोई एक आधे बंदे को छोड़कर किसी ने नहीं दिया उत्तर, इसलिए कह रहा हूं समझ जाओ। वक्त की नजाकत के साथ चलोगे तो वक्त भी आपको अपने वक्त के साथ चला गया, वही अपने वक्त के साथ अच्छे से चलाएगा आपको। निम्नलिखित विकल्प में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन की पहचान करो। कोयला, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश। नवीकरणीय का मतलब है जिसको हम नया कर सकते हैं, और वो भी प्राकृतिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल कृत्रिम नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें? तो यहां पर दोस्तों देखो, नया जिसको कर सकते हैं वो सूर्य का प्रकाश ही हो सकता है, बाकी तो इसमें नवीकरणीय कोई सा मुझे लग नहीं रहा है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल के साथ अभिक्रिया करके एक प्रबल क्षार बनाता है? जिस बंदे ने सवाल के अंदर पॉइंट पकड़ लिया वो उत्तर निकाल देगा। बताओ देखिए दोस्तों, प्रबल क्षार कौन सा है? NaOH। अब आप खुद सोचो, इन सब में जल के साथ रिएक्शन करके कौन सा ये वाला देगा? तो Na किसके अंदर आ रहा है? Na इसी में आ रहा है, तो यही देगा।
प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा है। अब कास्टिक सोडे में सोडियम आता है, तो सोडियम चारों में से केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही है। चलिए, एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ये प्रक्रिया क्या है? एसोबारिक, एसोकोरिक, एडियोबैटिक, या इनमें से कोई नहीं। कई बार देखते हैं ना गर्मियों में, खास तौर पर गर्मियों में देखने को मिलता है, अचानक से टायर फट जाने का कारण, मतलब वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अचानक से टायर फट जाता है उसको दोस्तों एडियोबैटिक बोलते हैं। अब एडियोबैटिक दोस्तों इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में रुदोषम प्रक्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रुदोषम प्रक्रम कहा जाता है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन, एकदम सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये रुदोषम प्रक्रम है, इसको हिंदी में बोलते हैं रुदोषम, इंग्लिश में एडियोबैटिक। एक चालक में विद्युत प्रवाहित की जाने से उत्पन्न ऊष्मा को किससे संबोधित करते हैं? पहली बात तो आपको टॉपिक का पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में ये चीज पढ़ते हैं हम। कि एक विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा होती है H। उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या लिखते हैं? H। तो H बराबर होता है I²RT। और ये याद करो दोस्तों, विद्युत धारा के अंदर जूल का नियम होता है। कौन सा नियम? जूल का नियम। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना था, H = I²RT होता है। तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और 20 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और हो सकता है यहां दिया नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको 20 दे रखी है। तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 17, 37, 2 या 38? एक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 और न्यूट्रॉन है 20। तो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों A बराबर P प्लस N। P कितना है? 18, N कितना है? 20, टोटल मिलकर बना 38। तो द्रव्यमान संख्या टोटल 38 इसका एकदम राइट हो जाएगा। 2 कैसे होगा? द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग होता है, 38 होगा। चलिए, ओजोन छिद्र का क्या मतलब है? भाई ओजोन छिद्र का मतलब ओजोन परत में छेद हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ओजोन परत में बिखरे हुए छोटे छिद्र, ओजोन परत में एक बड़े आकार का छिद्र, ओजोन परत का एक मोटा होना, ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र याद करो, जो परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, इसमें छेद के लिए जिम्मेदार एक गैस है जिसकी वजह से ये छेद हो रहा है, और वो गैस कोई और नहीं CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस छेद का मतलब है कि ओजोन परत में एक बड़े आकार का क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। और ये आने वाले टाइम में पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए घातक भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम CFC का इस्तेमाल करना छोड़ेंगे नहीं। कहां कहां छोड़ेंगे? फ्रिज में ये गैस है, AC में ये गैस है, डिओसेंट में ये गैस है, जितने भी जो दर्द निवारक स्प्रे आते हैं जो हमें बॉडी पे टच होते ही ठंडे लगते हैं, उन सब में CFC तो घातक तो है ही है ना। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का SI मात्रक क्या होगा जब उसमें I एम्पीयर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित होती है? इतना बड़ा किया है सवाल को, लेकिन सवाल इतना ही पूछ रहा है कि ऊष्मा की SI यूनिट कौन सी है, बाकी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ऊष्मा का SI मात्रक बताना था, जूल, न्यूटन, कूलाम, पास्कल। बताओ कौन सा होगा इसका सही जवाब? तो देखिए, ऊष्मा का SI मात्रक तो सर जूल होगा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा का जूल ही होगा। न्यूटन होता है दोस्तों बल और भार का मात्रक, बल व भार का। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दाब का मात्रक होता है जी पास्कल।
ओके, चलिए इसके बाद 15 क्वेश्चन और हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको ऊपर लेके चलता हूं ताकि ऑप्शन आपको क्लियर दिखे। ऑप्शन दिखेंगे कहां से, टाइप भी नहीं है, ऑप्शन दो ही है, आपको ढूंढना है, इन दो में बता दो। चलो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लो जी, कथन डाल दिया है ना, क्योंकि आदत पड़ गई, अब क्या करें कथन वाले की। आपको सवाल कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप दोस्तों खुद जानते हो कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती। देखो ऐसे होता है क्या, एफ व्यतकर्मानुपाती 1/r²। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपको कह रहा सत्य नहीं है, गलत छांटना है, ये तो सही है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में प्रतिकर्षी होते, ये गलत कह रहा है। एक तो आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षी नहीं होता है, प्रकृति में आकर्षी होता है। आप ऊपर फेंकोगे खींचेगी वो नीचे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के कारण होता है। सही है ये बात। तो दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती, गलत कह रहा है। तो 2 नंबर और 4 नंबर, तभी मैंने कहा था चलो दो ऑप्शन में ही हम अपना जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर बी वाला गलत होगा, जो मतलब सही ऑप्शन तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए इसके। चलिए, वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उष्मा मापी, वायु दाब मापी, तुंगता मापी या गुरुत्व मापी? वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताइए। देखिए यहां पर दोस्तों देखो, इसका इंग्लिश में नाम आता बैरोमीटर, टोरसेली बैरोमीटर। टोरसेली नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसको हिंदी में वायु दाब मापी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसको इंग्लिश में बैरोमीटर हम कह देते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। जो आईसी चिप आती है वो अधिकतर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, सीसा या सोना? कंप्यूटर के अंदर जो आईसी आती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, वो चिप बनती किस है? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, ये चिप अधिकतर सेमीकंडक्टर से बनती है, अर्धचालक से। अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं जी? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक से बनती है, सेमीकंडक्टर के द्वारा बनती है। तो सेमीकंडक्टर यहां पर कौन सा है? सिलिकॉन है। यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही एकदम राइट होगा जी। अब आ जाओ आगे। निश्चित आकार और विशिष्ट सीमाओं और निश्चित आयतन। देखो यहां पे हिंट मिल गया दो चीजों, जिसका आकार निश्चित हो, जिसका वॉल्यूम या आयतन निश्चित हो, वो पदार्थ की कौन सी अवस्था? ठोस, द्रव, तरल या गैस? तरल और द्रव तो एक ही है भाई। आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, ऐसी कौन सी पदार्थ की एक अवस्था होती है? ये आपको उत्तर देना है जी। तो आकार निश्चित, आयतन निश्चित, तो ये विशेषता ठोस की हो सकती है, क्योंकि दोस्तों गैसों की तो आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना। दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, आमतौर पे गैसों में ऊष्मा को किस प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? केवल चालन, सेवन विकिरण या सेवन विकिरण दोनों? गैसों के अंदर ऊष्मा को किस प्रक्रिया से? देखो केवल गैस की बात कर रहा है तब तो सेवन ही करेंगे हम। केवल गैस की बात कर रहा है, गैसों में आम तौर पर, मतलब बेसिकली आप देखोगे गैसों में ऊष्मा का संचरण किस मेथड से होगा? तो दोस्तों सेवन ही होगा। हाँ, ठोस में कहता तो फिर हम चालन कर देते।
देखो एक सवाल कंफर्म आएगा आपके उष्मा संचरण की विधियों से। चलिए आखिर के 10 सवाल और हैं, उन पे लगाते हैं मोहर। मनुष्यों में डेंगू संक्रमित किसके काटने से फैलता है? कुत्ते के, मच्छर के, सांप के या ततैया के? डेंगू है वो किसके काटने से फैलता है? इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। तो भाई सीधा सीधा है, डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू का जो मच्छर है वो है मादा एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर होगा? मादा एडिज मच्छर होगा जिसके काटने से होता है। कुत्ते से खास तौर पर हम पढ़ते भी हैं, रेबीज रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। चलिए किसके द्वारा संक्रमण को रोककर क्षय रोग या टीबी से बचा जा सकता है? कवक, गोलकृमि, विषाणु, जीवाणु। मतलब आपको वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है, वरना ऐसे पूछना चाहिए था टीबी जो होता है ना, टीबी वो किसके कारण होती है? टीबी का इन्फेक्शन किसके कारण होता है ये आपको बताना है जी। बताइए फटाफट। टीबी का इन्फेक्शन किसके कारण होता है? तो टीबी का इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया भी कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया से टीबी होता है। चलिए पिज्जा, पास्ता, नूडल्स आदि जैसे फास्ट फूड आइटम किससे भरपूर होते हैं? खनिज, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। बताइए ये जितने भी जंक फूड होते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? और ये डेंजरस भी होते हैं ज्यादा। तो बताओ पिज्जा, पास्ता, नूडल्स आदि फास्ट फूड आइटम किससे भरपूर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो दोस्तों वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और ज्यादा नुकसानदायक होता है कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखना है। चलिए मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट? भाई हमारी मसल्स जो नई बनती है टूटने के बाद, शरीर के अन्य ऊतक की वृद्धि और मरम्मत, जैसे कई बार हम गिरते हैं चमड़ी उतर जाती है, थोड़े दिन बाद वापस से चमड़ी आ जाती है, तो ये जो है ये किसके कारण होता है? तो यहां पर दोस्तों होगा आपके प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन होगा, इसका सही जवाब प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अधातुओं के ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्षारों के साथ होने पर लवण और जल बनता है। ये खुद कह रहा है कि कोई भी आप नॉन मेटल ले लो, उसकी रिएक्शन, ऑक्साइड की अभिक्रिया, अगर अधातु ऑक्साइड की रिएक्शन जब अपन क्षार से करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। तो उस अधातु ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी? ये जो है ना, इसकी प्रकृति कैसी होगी? अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा ध्यान रखना अम्लीय होती है। और धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड जितने भी हैं उन सब की क्षारीय होती है। और जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं वो उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? चलिए लास्ट में जाते जाते कथनों की भी याद आ गई भाई। कौन सा कथन सही है? पेड़ का कटना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है, ये नहीं है सही। भाई पेड़ कटेगा, अगर साइड से काटेंगे तो वापस भी आएगा, तो भौतिक हो गया ना ये तो। भोजन का पाचन भौतिक और रासायनिक दोनों है? नहीं।
एक बार इसको होल्ड करते, मुझे इस पे शक लग रहा है, इस एक बार इसको होल्ड करते, अगले पे चलो। ऊन का जलना भौतिक है, ये तो सरासर गलत है। जलना तो रासायनिक है। जल में चीनी का घुलना रासायनिक है, ये भी गलत है, क्योंकि मिश्रण है, मिश्रण भौतिक में है। तो बी वाला सही है। ये ध्यान रखना है, भोजन का पाचन भौतिक और रासायनिक दोनों में आता है, क्योंकि भोजन का पाचन होता रासायनिक है, लेकिन स्टार्टिंग में वो भौतिक है, बाद में वो कन्वर्ट होता है रासायनिक के अंदर। तो यहां पर बी वाला सही होगा। संवेग द्रव्यमान और किसका एक उत्पाद होता है? संवेग का सूत्र लगा दो, उत्तर आ जाएगा। तो एम का मतलब द्रव्यमान मास हो गया, तो वी का मतलब क्या हो गया? वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग, वेग गुणा में आएगा तो मोमेंट या संवेग बन जाएगा। संवेग सदिश राशि है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक भी होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? ये दोस्तों 2026 में जरूर छपेगा ये क्वेश्चन। अस्थायी, अस्वनाल, छड़ चुंबक, विद्युत चुंबक। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों देखो, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। चलिए, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें संगीत स्वर की आवृत्ति मापते हैं, उच्च कोटि के संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं, पनडुब्बियों की स्थिति और परिसर मालूम करते हैं, वायुयान की स्थिति और परिसर मालूम करते हैं। तो देखो, सोनार, सोनार जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोला जाता है। जिस प्रकार हवा में रडार काम करता है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसी प्रकार पानी में सोनार काम करता है। तो पानी में काम करेगा तो पनडुब्बियों की स्थिति परिसर का पता लगता है इससे। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? सर्वे, अवसर्वे, परासर्वे, अतिसर्वे। बताइए, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? 20 से नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे, बताओ देखें। तो देखो, अतिसर्वे तो कुछ है नहीं, परासर्वे तो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब सर्वे इसका सही जवाब होगा। सर्वे हमारे कानों के लिए सुटेबल मानी जाती है 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे, जो हमारे कानों के लिए बेस्ट मानी जाती है। अब बताओ दोस्तों, आज के इस सेशन में 50 में से कितने सवालों का आपने ताबड़तोड़ सही जवाब दिया है? और कल सेशन होगा आपके जीके का, और परसों हम मिलेंगे वापस इसी समय और 50 सवालों के साथ। बिल्कुल, जितने एमआर के भी बंदे, आप में से कई ऐसे भी है जो एमआर का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके सिलेबस में जितने चैप्टर हैं उनके सवाल आप देखते रहिएगा, क्योंकि वो आपके काम आने वाले हैं। वैसे एमआर की सेपरेट मैराथन क्लासों का टाइम टेबल आपको जल्द ही मिल गया होगा और देखा भी होगा आपने, वो पूरा शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग मैराथन चलेगी। तो वो मैराथन तो ऑलरेडी सबको लगानी है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले एक बात फिर यही कहूंगा कि राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर और साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद, जय भारत।